जनरल का पॉपुलेशन 10% है, उसको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन ओबीसी की 64% आबादी को सिर्फ 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे। और इसी पे नीतीश कुमार वार करने वाले हैं। इसी पे सबका साथ सबका विकास की जो आपकी नारा थी, वो वाकई में आपने यदि साकार किया है तो आपको कास्ट सेंसस करवाने में क्या दिक्कत है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इस 10 साल में विषमता कितनी बढ़ी है, इस समाज में गरीबी की खाई कितनी खोदी गई है, और अंबानी अडानी जैसे कितने लोग और किस कास्ट से हैं जो इन 10 सालों में जिसकी संपत्ति में बेहताशा में वृद्धि हुई है, ये भी साफ हो जाएगी। करवाना चाहिए, निश्चित तौर पे आपको करवाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के 3 बड़े खुलासे की। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 3 बड़े खुलासे की आज हम बात करेंगे, जो बीजेपी को चैन से सोने नहीं दे रही है। बीजेपी को एक पर एक समस्याएं बढ़ती जा रही है नीतीश कुमार के ये 3 जो बड़े फैसले हैं उसके वजह से। बिल्कुल सही सुना आपने। जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आया है, तब से वो एक पर एक इस तरह से बमबारी कर रहा है, इस तरह से सोशल न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने के लिए योजनाएं इंप्लीमेंट कर रहा है, योजनाएं बना रहा है कि बीजेपी को जैसे लग रहा है अब क्या करें, अब क्या होगा, इसका काट क्या निकालें। दरअसल दोस्तों, यूँ कहें नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पे तो लोग शक करते अक्सर नज़र आते हैं आपको कि पता नहीं पलटू चाचा कब इधर कब उधर, कब ये एनडीए में है, कब ये महागठबंधन में जाएंगे। पर एक बात जो इस बार जो वो एनडीए से निकले हैं और इस बार जो उन्होंने 3 बड़ा काम किया है, उससे साबित होता है कि नीतीश कुमार दरअसल रहे इधर या उधर, इधर रहे या उधर रहे, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं। उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो एनडीए में रहे तो उसके अंदर से भी वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और वो यदि राजद के साथ हो या फिर महागठबंधन के साथ हो, फिर भी उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। और ये 3 बड़े खुलासे जो आज मैं करने जा रहा हूँ, वो बीजेपी को पिछले 1 साल से, जब से उन्होंने नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ी है, बीजेपी को बिल्कुल हताश की हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या, इसका काट क्या निकाले। जी हाँ दोस्तों, पहला, जब उन्होंने एनडीए छोड़ी उसके बाद उन्होंने विपक्षी एकता की जो सुर आलापना शुरू किया, विपक्षी एकता को एकजुट करने का जो प्रयास उन्होंने शुरू करना प्रयास किया, वो निश्चित तौर पे एनडीए के रूप में सामने आया। उन्होंने विपक्षी एकता को एकजुट करने में सफलता पाई और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना, क्योंकि ये जो 26 क्षेत्रीय पार्टी हैं, इसका जो गठबंधन इंडिया नाम से है, वो बीजेपी को कहीं न कहीं निश्चित तौर पे शिकस्त देती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इंडिया जो गठबंधन का नाम रखा गया, इसके वजह से उन सभी लोगों ने बाकायदा पब्लिक मीटिंग में इस बात को उठाया कि अब इस देश का नाम भारत होगा। उसे इंडिया नाम से इस वजह से जलन है, इंडिया नाम से इस वजह से उन्हें दुख है कि उसकी जो दुखती रग है उस पे उसने हाथ रख दी है। ये सारे जो विपक्षी एकता के धुरधार सूत्रधार हैं, उन सबों ने अपने विपक्षी एकता का नाम जिस तरह से उन्होंने इंडिया रखा, और इसमें सभी विपक्षी पार्टी, चाहे उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक हो, पूर्व भारत से पश्चिम भारत तक हो, सभी मुख्य जो विपक्षी पार्टी है, वो सभी 26 दलों ने एकजुट होके और जिस प्रकार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसका नाम इंडिया रखा गया, वो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए सिरदर्द बना और आज भी बना हुआ है। दूसरी खुलासा जो बेहद प्रासंगिक है आज के डेट में, पहले भी थी, आज से नहीं, जब से जननायक कर्पूरी जी हो या जेपी हो, उन सभी लोगों ने इस बात का बाकायदा कसीदे गढ़ी कि इस देश में यदि समतामूलक समाज लाना है, इस देश में यदि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटना है,
तो इस देश की सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि वो उस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जातीय जनगणना करवानी चाहिए, क्योंकि इस देश में संपत्ति कुछ विशेष वर्गों के पास केंद्रीकृत है। कुछ विशेष समाज के जो कुछ विशेष लोग हैं, 2.5%, 3%, 4%, 5% जो लोग हैं, सवर्ण जो लोग हैं, उनकी हैसियत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से आज से नहीं, हजारों साल से ये बढ़त हासिल किए हुए हैं। ये संसाधनों पे काबिज हैं, इनके पास हर तरह के संसाधन हैं, ये 2.5%, 3%, 4% लोगों के पास। और यही वजह है कि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका संसाधन विहीन है। उसके पास न तो लैंड है, न जमीन है, न नौकरियां हैं, न जुडिशरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में उसका रिप्रेजेंटेशन है, कहीं भी नहीं है। उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं है, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, उसके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। इसीलिए लोहिया हो, कर्पूरी हो, जयप्रकाश नारायण हो, जॉन फर्नांडिस हो, या दक्षिण भारत के जो नारायण गुरु हो, जितने भी लोग ये जो हैं सामाजिक न्याय के योद्धा, पेरियार हो, उन सभी ने कहा कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और यदि इस देश को जाति के आधार पे वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है तो इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं और उसकी जो संसाधनों पे कब्जा है वो कितना है, किसके पास कितना कब्जा है। उसको सफलतापूर्वक करके दिखाने का जो हिम्मत और साहस दिखाई है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेरा सैल्यूट। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। बिहार में जातीय जनगणना करके और उसकी डाटा को पब्लिश करना, ये स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा जाएगा इतिहास में, नीतीश कुमार ने जो किया। और यही वजह है कि जब नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना करवा के इसका डाटा पब्लिश की तो कुछ लोगों के पेट में खलबली मची हुई है, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, भाजपा हो, या फिर जो सवर्ण हिंदू हैं सो कॉल्ड, उन्हें नींद नहीं आ रही है। पता ये भी चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब जो उसके पास डाटा आ गया है कि आर्थिक रूप से कौन समाज में कितने संबल हैं, या फिर लैंड किसके पास कितना है, समाज के किस वर्ग के पास, किस समुदाय के पास जमीन का ज़्यादातर हिस्सा है, उससे एक सीलिंग के बाद जमीन लेके बाकी जो और पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस वजह से अब कुछ लोगों को नींद नहीं हो रही है। क्या दिक्कत है? आप चाहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। निश्चित तौर पे यदि आप समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, सबको बराबरी का हिस्सेदार देना चाहते हैं, तो सिर्फ एक वोट देकर सब बराबर नहीं होता है कि सभी को एक वोट देने का हक है। संसाधनों पे भी सभी को निश्चित और बराबरी का हिस्सेदार होना चाहिए। किसी के पास 100 बीघा जमीन और किसी के पास एक लैट्रिन बनवाने के लिए जमीन न हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार ने डाटा पब्लिश की है कि देश में बिहार राज्य में 40% ऐसे गरीब हैं जिनके पास प्रधानमंत्री वाला जो शौचालय की योजना आती है उसके लिए 12,000 रुपया दिया जाता है अनुदान के तौर पे लैट्रिन बनवाने के लिए। 40% ऐसे लोग हैं जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कम्युनिटी के हैं, उसके पास लैट्रिन बनवाने के लिए, लैट्रिन, आप सोच सकते हैं लैट्रिन बनवाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत होती है। 40% लोगों के पास लैट्रिन बनवाने के लिए जमीन नहीं है, जिसकी वजह से वो लैट्रिन नहीं बनवा पाया है। अब क्या बात करते हैं जनाब आप, जो ये कुछ सवर्ण हिंदू अभी आके कह रहे हैं कि जातीय जनगणना फर्जी है, जातीय जनगणना में किसी जाति को ज्यादा, किसी जाति को कम करके दिखाया गया है। आप उन्हें ही कहिए ना, आप भारत सरकार को कहिए, मोदी सरकार को कहिए, बीजेपी को कहिए, वही करवा ले।
जातीय जनगणना पूरे भारत में करवा ले, बिहार तो छोड़ दीजिए, वो पूरे भारत में करवा ले, वो उनके माध्यम से जो डाटा आएगी उन्हीं को मानेंगे हम, बिहार सरकार भी उसी को मानेगी, क्या दिक्कत है? आप यदि ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना में फर्जीवाड़ा किया है, तो भाजपा की तो सरकार है ना केंद्र में, वो खुद करवा ले जातीय जनगणना, क्या दिक्कत है? उसी के डाटा के हिसाब से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पॉलिसी बनाई जाएगी। पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उन्हें पता है इस बात का कि जैसे ही हम जातीय जनगणना करवाएंगे, मेरी जो नींव है वो हिल जाएगी। और नीतीश कुमार ने वही करने का साहस दिखाया। नीतीश कुमार ने वो चीज कर दी जो 100 सालों तक इसका असर रहेगा। नीतीश कुमार ने वो काम कर दिया जिसकी वजह से बीजेपी के पास अब कोई काट नहीं है इसका। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने जो की है वो इस देश को जरूरत थी, वो इस देश की समतामूलक समाज बनाने के लिए आपका जो योगदान है वो आने वाली कई पीढ़ियां आपको याद रखेगी। 100 साल के बाद 1930-31 में ऐसा बताया जा रहा है कि जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद लगभग 100 साल के बाद जातीय जनगणना, बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने एक दिशा दी है, भारत को एक दशा दिया है कि यदि हम इस रास्ते पे चलें तो कुछ हद तक हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, विषमता है, उसे हम कंट्रोल करने में सक्षम हो सकते हैं। तीसरी बात, पहला हमने कहा कि एनडीए बनाने में नीतीश कुमार की जो अग्रणी भूमिका थी, उसके वजह से बीजेपी के लोग बहुत डरे डरे से, हिले हिले से थे। जातीय जनगणना भी करवाई और उसका डाटा भी पब्लिश कर रहे हैं। बीजेपी बेहोशी की हालत में है, पता नहीं उसे लग रहा है कि वो अब करे तो करे क्या। और तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा, जो अभी तक संभवतः बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, पर मैं बता दूं, तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा है, नीतीश कुमार जातीय जनगणना के आधार पे ओबीसी को, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देने जा रही है बिहार में। जी हाँ, जी बिल्कुल आपने सही सुना। नीतीश कुमार जो शीतकालीन सत्र आने वाला है नवंबर में, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो इस जातीय जनगणना के आधार पे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन में कुछ हद तक बढ़ोतरी करेंगे। उसकी जो जनसंख्या आई है ओबीसी की 64% के करीब, और रिजर्वेशन मात्र सिर्फ 27%। जनरल का पॉपुलेशन 10% है, उसको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन ओबीसी की 64% आबादी को सिर्फ 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे। और इसी पे नीतीश कुमार वार करने वाले हैं। इसी पे शीतकालीन सत्र जो नवंबर में शुरुआत होगी जिसकी, बिहार विधानसभा का, उसमें नीतीश कुमार जातीय जनगणना का डाटा रखेंगे। और ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी का रिएक्शन उस पर क्या होता है। यदि उस जातीय जनगणना का बीजेपी विरोध करती है तो पूरे भारत की जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन्हें भी ये देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उन्हें भी ये देख के आश्चर्य होगा कि जिस पार्टी को 10 सालों से उन्होंने वोट देके सत्ता में रखी, आज उसी की काउंटिंग करने के लिए बीजेपी कितनी नाक और नुक्कड़ कर रही है। क्या दिक्कत है? यदि आप सवर्णों की पार्टी नहीं हैं, यदि आप 80% हिंदू का वोट लेके सत्ता में आए हैं, तो आपको क्या दिक्कत है उन्हीं 80% लोगों को काउंट करने में? यदि कल्याण वाकई में इन सभी लोगों का हुआ है, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, सभी लोगों का वाकई में आपने कल्याण किया, सबका साथ सबका विकास की जो आपकी नारा थी वो वाकई में आपने यदि साकार किया है, तो आपको कास्ट सेंसस करवाने में क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि इस 10 साल में विषमता कितनी बढ़ी है, इस समाज में गरीबी की खाई कितनी खोदी गई है,
और अंबानी अडानी जैसे कितने लोग और किस कास्ट से हैं जो इन 10 सालों में जिसकी संपत्ति में बेहताशा में वृद्धि हुई है, ये भी साफ हो जाएगी। करवाना चाहिए, निश्चित तौर पे आपको करवाना चाहिए। और बहुजन समाज के लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि बहुजन के ही वोट पे सरकार बनती है। क्योंकि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, लेकिन सवर्णों की जनसंख्या सिर्फ 10% है। वो सिर्फ उस 10% से सत्ता में नहीं आ सकती है, और यदि वो सत्ता में आती है इसका मतलब उसने ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी में कुछ न कुछ सेंध लगाई है, तब उसे सत्ता मिली है। और यदि वो वोट पाया है ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी का, तो उसे कोई हक नहीं है सिर्फ और सिर्फ सवर्णों की तरफदारी करने का। उसे कोई हक नहीं है सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के हक और हुकूक की बात करने का। वो ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के वोटों कम्युनिटी के का यदि वोट लिया है तो उसकी पॉलिसी भी उस अकॉर्डिंग बननी चाहिए। मैं सलाम करता हूँ भाजपा में रह के भी उमा भारती जी का, जिन्होंने भाजपा में रह के भी अपने हक की आवाज़ उठाई, और उन्हें इस बात का कोई फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हमें क्या क्या कहेगा, मेरे अगेंस्ट वो गुस्सा जाएंगे। वो शेरनी है, ओबीसी कम्युनिटी से आती है उमा भारती, और उन्होंने भाजपा में रह के जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया तो उन्होंने कहा कि इस बिल में ओबीसी एससी, खासकर ओबीसी के लिए उन्होंने कहा था कि ओबीसी के लिए विशेष तौर पे इसमें रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो देखना होगा कि किस तरह से भाजपा जो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नीतीश कुमार जातीय जनगणना की डाटा रखती है, उस पर भाजपा का रिएक्शन क्या होता है। और यदि नीतीश कुमार, जैसा हमने कहा कि ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटीज के लोगों के लिए रिजर्वेशन बढ़ाते हैं, तो वो तो बढ़ा देंगे, वो तो बहुमत की सरकार है, उनको बीजेपी के विधायकों से समर्थन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इस पे बीजेपी का स्टेटमेंट क्या होता है विधानसभा में, ये बहुत गौर करने वाली चीज़ें हैं कि वो यदि वोट लेती है ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी का, तो रिजर्वेशन पे उसका क्या रुख है। क्योंकि देश के लेवल पे पूरे भारत में जातीय जनगणना का तो वो विरोध किया, उसके शीर्ष नेतृत्व ने विरोध किया है, तो ये चीज़ तो साफ हो गई है। लेकिन विधानसभा के पटल पे ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, गौर करने वाली बातें हैं, और मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इस पे पैनी नज़र रखें कि विधानसभा के पटल पे जब शीतकालीन सत्र में नीतीश कुमार बिहार के जातीय जनगणना की रिपोर्ट रखती है, तो उसमें बिहार के जो बीजेपी है उसका क्या स्टेटमेंट होता है, क्या रुख होता है, कि क्या वो जातीय जनगणना का सपोर्ट करती है, पहला। दूसरा, यदि नीतीश कुमार इस जातीय जनगणना के आधार पे ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन बढ़ाती है, तो उस पे बीजेपी का रुख क्या होता है और वो किस तरफ अपनी तरफदारी करती हुई नजर आती है। आज बस इतना ही, विदा दीजिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी विचार हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें।